हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए हम लोग कंक्रीट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कंक्रीट कल पढ़े थे ना, कंक्रीट क्या होता है आपको पता चल गया। कंक्रीट के टाइप्स पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कंक्रीट का टेस्ट देखते हैं। ठीक है ना। क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम लोग कंक्रीट के लिए। टेस्ट ऑन कंक्रीट। ठीक है। कंक्रीट के लिए क्या क्या टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। पहला जो होता है अपने पास, तो पहले चलो एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। पहले नाम ना बता के एक एक टेस्ट पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेड डिसाइड करेंगे कि कौन से ग्रेड के कंक्रीट के लिए आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेड डिसाइड करेंगे। ग्रेड क्या होता है नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना, है ना। ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिसाइड करेंगे, डिसाइड द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब ग्रेड हम लोग डिसाइड कर लिए, फिर मोल्ड होता है हमारे पास। ठीक है। मोल्ड का जो साइज होता है 150 बाई 150 बाई 150 में हो जाएगा। सेंटीमीटर में 15 बाई 15 बाई 15 का ये अपने पास मोल्ड होता है। इस मोल्ड में क्या करते हैं, इस ग्रेड के कंक्रीट को इस मोल्ड में फिल कर देते हैं। ठीक है। फिल करने के बाद फिर क्या करते हैं, 24 आवर के लिए सूखने छोड़ देते हैं। ठीक है। सूखने छोड़ देते हैं, ड्राई होने देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, उसका क्यूरिंग करते हैं 24 आवर के बाद। ठीक है। क्यूरिंग जो होता है आपका 7 डे का क्योर कर सकते हैं। ठीक है, 7 डे का, 3 डे के लिए भी कर सकते हैं, 7 डे के लिए कर सकते हैं और 28 डे के लिए करते हैं। ठीक है। क्यूरिंग करते हैं। हर एक दिन के लिए कम से कम 3 ठोक क्या होता है हमारे पास, मोल्ड होता है। 3 क्यूब बनाएंगे, इसके लिए भी 3 सेपरेट अलग अलग। ठीक है। मतलब टोटल 6 क्यूब हम लोग रख लिए हैं। अगर सिर्फ 2 दिन की बात करूं, 7 और 28 दिन के लिए, तो इसके लिए 3, इसके लिए 3, 6 थोक क्यूब जो है हम लोग क्योर करके रखे हुए हैं। 7 दिन बाद जो हो गया, अलग अलग 3 ठोक क्यूब को निकाल लिए। ठीक है, पानी से। और उसके बाद फिर उसको यूटीएम मिलेगा। यूटीएम मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि केवल एक टेस्ट नहीं, इससे बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं, 4-5 टेस्ट। ठीक है। आगे देखेंगे, जितने भी टेस्ट अभी देखते जाएंगे सब इससे परफॉर्म करते जाएंगे हम लोग। ठीक है। तो इस यूटीएम में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब को लाएंगे। ठीक है। क्यूब को मान लेते हैं ये हमारे पास क्यूब है। ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लोड डाल रहे हैं। ठीक है। लोड का जो रेट होता है, ये 7 डे वाला क्यूब लिए और ये हमारा मशीन है, मान लो यहाँ पर मैं क्यूब को रख दिया और क्यूब को रखने के बाद ऊपर से लोड लगा रहा हूँ। लोड कितने का लगाऊंगा उसको भी आप लोग लिखना। ठीक है। ये जो लोड लग रहा है आपका, जो लोड होता है 14 न्यूटन पर एमएम पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। ठीक है। जो लोड का जो रेट होता है 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से, मतलब 1 मिनट 14 न्यूटन लगा, फिर उसके बाद फिर क्या होते जाएगा, धीरे धीरे 14 से बढ़ते जाएगा, एक एक मिनट में आपका बढ़ते जाएगा। ठीक। और जिस लोड में ये फेल हो गया, ठीक है, लोड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 14 अपना इनिशियल लोड है, फिर धीरे धीरे लोड बढ़ाते जा रहे हो हर एक मिनट में, है ना। एक एक मिनट के बाद 15, 16, 17 ऐसा बढ़ते जा रहा है। और जिस लोड में ये फेल हो गया, ठीक है, जिस लोड में हमारा क्यूब फेल हो गया, वही उसका क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। आगे समझ में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना। ठीक है। टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता क्या है मालूम। अभी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में तो और चीज बताना है, इतने में पूछेगा ये मोल्ड का साइज याद रखना है आपको। ठीक है। मोल्ड का साइज क्या होता है, किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। किसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंक्रीट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का मोल्ड अलग होता है। सीमेंट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का मोल्ड अलग होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि कितना मोल्ड या फिर कितना क्यूब हम लोग लेंगे, कम से कम 3 क्यूब लेते हैं हर एक दिन के लिए। ठीक है। तो ये 7 दिन के लिए, उस वैसे ही फिर 28 दिन वाला क्यूब लेंगे।
एक एक बार, मतलब 3 क्यूब है तो अलग अलग बार, एक बार लेंगे फिर लोड लगाएंगे, कितने में फेल हो गया नोट करेंगे, फिर 28 दिन वाला दूसरा क्यूब लेंगे, फिर 28 दिन वाला तीसरा क्यूब लेंगे, ऐसा करके हम लोग देखेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो हमको याद रखना है। ठीक है, तो रिजल्ट ये निकल के आता है, 3 दिन वाला भी ले सकते हो यहाँ पर, 3 दिन के लिए भी 3 क्यूब हम लोग लेते हैं। ठीक है, हर एक दिन के लिए 3 3 क्यूब लेते हैं। तो रिजल्ट अपने को ये निकला कि जो जनरली जो होता है 3 दिन में, ठीक है ना, 3 दिन क्यूरिंग के बाद जो जो भी ग्रेड होगा, ठीक है ना, ग्रेड होता है ना, ग्रेड अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, M5 M10, जो भी ग्रेड होता है उसका कितना लोड सह सकता है, 50% लोड, अबाउट 50%, अप्रोक्स 50% लोड क्या होता है, सह लेता है, और उसके बाद फेल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं 7 डे की बात करूं तो 7 डे में अप्रोक्स जो है आपका 66.66%, या फिर कभी कभी आंसर में 70% भी लिख देता है, तो अप्रोक्स 70% आंसर ले सकते हैं। ठीक है, और 28 डे में तो हम लोग जान ही रहे हैं, 28 डे में पूरा पूरा स्ट्रेंथ लगभग गेन कर लेता है 99.99%। ठीक है, 99.99% क्या कर लेता है, स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मतलब जो भी ग्रेड ग्रेड होता है 28 डे में उतना स्ट्रेंथ आना चाहिए। ठीक है, यानी आ जाता है। ये आ गया समझ में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो मोल्ड हो रहा था वो क्यूब शेप का हो रहा था। ठीक है ना, कौन सा शेप का हो रहा था, क्यूब शेप का हो रहा था। तो कोई जरूरी है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे कंक्रीट के हेल्प से तो वो हमेशा क्यूब शेप का होगा, नहीं ना। तो मोल्ड का शेप हम लोग क्यूब लेके उसका स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, अगर दूसरा शेप का मैं मोल्ड लूं, ठीक है, और फिर मैं उसका स्ट्रेंथ चेक करूं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक, तो वो दूसरा आएगा क्या, ये हम लोग देखेंगे। हाँ, तो इसका आंसर है हाँ, दूसरा दूसरे शेप में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपने को सेम कंक्रीट का अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो इससे ये साबित हो गया कि हम लोग केवल क्यूब के स्ट्रेंथ पे ही भरोसा नहीं कर सकते। तो लेकिन इंडिया में जनरली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाता है वो क्यूब को लेके ही बनाया जाता है, लेकिन अदर कंट्री में सिलेंडर शेप को लेके बनाया जाता है, क्योंकि सिलेंडर को लेने के बाद जो स्ट्रेंथ निकलता है वो क्यूब के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो पाया गया ये कि अगर मैं क्यूब की जगह सिलेंड्रिकल मोल्ड लूं, ठीक है, सिलेंड्रिकल मोल्ड लूं, ठीक है, इस मोल्ड का साइज क्या हो जाएगा, क्यूब का कितना था, 150 बाई 150 बाई 150, जो सिलेंड्रिकल मोल्ड हो जाएगा इसका डायमीटर 150 mm, और हाइट कितना हो जाएगा आपका, हाइट जो है 450 mm। ठीक है, तो ये मोल्ड का साइज याद रखना, और उसके बाद फिर टेस्ट वही सेम रहेगा, सेम जैसे क्यूब में परफॉर्म किया वैसे इसमें भी परफॉर्म करेंगे। तो जो रिजल्ट आता है उस चीज को आपको याद रखना है। रिजल्ट ये निकल के आता है, जो सिलेंड्रिकल मोल्ड से बना हुआ जो मतलब सिलेंड्रिकल मोल्ड से जो परफॉर्म करते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है, क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो निकल के आता है वो क्यूब के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, लेस देन 20% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। क्यूब के स्ट्रेंथ से सिलेंड्रिकल का स्ट्रेंथ 20% लेस होता है, या फिर उल्टा भी क्या बोल सकते हो, क्यूब का जो स्ट्रेंथ है, क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर देन होता है कितना, 20%। नहीं, ये सिंपल सा मैथ्स है ना। ठीक है, एप्टीट्यूड किए होगे तो ऐसा पढ़ते नहीं है, मोहन का हाइट श्याम से 10% ज्यादा है, ठीक है, तो श्याम का हाइट मोहन से कितना परसेंट कम हुआ, आंसर 10% नहीं होता, याद रखना। ठीक है, एकदम सिंपल सा मैथ्स है। तो सिलेंड्रिकल का स्ट्रेंथ 20% अगर क्यूब के स्ट्रेंथ से कम है, तो क्यूब का स्ट्रेंथ 25% क्या होगा, मोर होगा ना, 25% मोर, देन क्या हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल का स्ट्रेंथ, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मैथ्स है। तो ये मैं दोनों को लिखा दिया, ताकि कई बार क्या कर देते हैं कंफ्यूज होके 20% ही लिख लेंगे, क्यूब का स्ट्रेंथ 25% ज्यादा होता है, या फिर सिलेंड्रिकल का स्ट्रेंथ जो होता है, सिलेंड्रिकल क्यूब का स्ट्रेंथ जो होता है 20% कम होता है क्यूब के स्ट्रेंथ से। ठीक है, और अब अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, अभी तो हम लोग दोनों में रिलेशन देखेंगे, उसके अलावा और कोई सा भी तो शेप हो सकता है, अब कोई जरूरी नहीं है क्या,
कि क्यूब क्यूब ही हो या फिर सिलेंड्रिकल शेप ही हो, ये भी जरूरी नहीं है, कोई सा और अदर शेप भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पहली बात याद रखना, हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ परफॉर्म कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्यूब बनाते हैं, ठीक है, क्यूबिकल मोल्ड लेते हैं और उसी से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। उसके बाद सिलेंडर सिलेंडर के लिए अलग से परफॉर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपने को दोनों के बीच में रिलेशन पता है। तो कोई हमसे पूछे कि क्यूब कितना सह लेगा, तो हम लोग सॉरी सिलेंड्रिकल कितना सह लेगा स्ट्रेंथ, तो हम लोग क्यूब से कंपेयर करके निकाल लेते हैं। उसके अलावा एक चीज याद रखना, तो अब फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया, हम लोग ये जान रहे हैं कि क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो 25% ज्यादा होता है, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल का स्ट्रेंथ जो होता है 20% क्या होता है, लेस होता है। 20 के अलावा हम लोग क्या कर देते हैं, 13% और ऐड कर देते हैं, मतलब टोटल निकल के आया -33%। किसके स्ट्रेंथ से, क्यूब के स्ट्रेंथ, क्यूब के स्ट्रेंथ जो भी निकल के आया उसमें 33% माइनस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना ओरिजिनल स्ट्रेंथ को मानते हैं। नहीं समझ में आया क्या, अभी मैं बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि हम लोग लेते हैं M33 ग्रेड का मेरे पास कंक्रीट, ठीक है, ठीक, M100 लिख लेते हैं आसान बनाने के लिए, M100 ग्रेड का कंक्रीट है, ठीक। तो मतलब उसका क्यूबिकल स्ट्रेंथ 100 मेगा पास्कल होगा कि नहीं, होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 28 देगा, तो ये 100 मेगा पास्कल होगा। लेकिन हम लोग उसका स्ट्रेंथ इतना नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 33%, ठीक है, मतलब कितना बच जाएगा आपका, 33 माइनस करोगे 67% बच जाएगा। तो 67% ही उसका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्ट्रेंथ होगा उस कंक्रीट का, ठीक है। जब हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो इतना लोड सहेगा करके। इसका कितना, 100 का 67%, मतलब 67 मेगा पास्कल। आ रहे समझ में, ये 33% किसका लोगे, 100 का, ठीक है, और उसको फिर इससे 100 से माइनस कर रहे हो। आ रहा है ना समझ में, एकदम आसान है। इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला बना लिए हम लोग अपने से ओरिजिनल स्ट्रेंथ का, ओरिजिनल स्ट्रेंथ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। जो ओरिजिनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, उसका फॉर्मूला निकल के आता है 0.67 FCK, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, देखे होंगे कई बार 0.67 FCK। 0.67 क्यों लिखे, समझ में आ गया ना, 33% माइनस किए इसलिए, ठीक है। और ये FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी आपको पता है ना, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की, उसका 67% ही हमारा ओरिजिनल स्ट्रेंथ या फिर ओरिजिनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आराम से बढ़िया बता दिया, ठीक। अब देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 0.67 FCK आ गया समझ में। और कंक्रीट जो है सबसे ज्यादा जो लोड सह सकता है वो क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही है। मतलब कंक्रीट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होती है सबसे ज्यादा। अब दूसरा टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, टेंसाइल टेस्ट। 3 प्रकार का टेंसाइल टेस्ट होता है। पहला जो होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, रप्चर, या फिर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। रप्चर, बेंडिंग, फ्लेक्सुरल, ये सब एक ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मोल्ड लेते हैं, जो मोल्ड का साइज होता है, ठीक है, मोल्ड का साइज होता है 700 बाई 150 बाई 150 mm का मोल्ड होता है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो हम लोग पहले टेस्ट परफॉर्म किए, ये जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आगे टेस्ट जो भी परफॉर्म करेंगे 4-5 तो कभी, वो सभी में एग्रीगेट का साइज कितना होगा, सभी में एग्रीगेट का साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 mm हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। आ रहे समझ में।
ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसमें भी हम लोग कंक्रीट जब बनाए तो उसमें एग्रीगेट का साइज इतना था, इतना है या फिर इससे बड़ा, ठीक है। और अभी जो कर रहे हैं उसमें भी इतना है। लेकिन अगर बोल दे कि हम लोग जब एग्रीगेट लें, एग्रीगेट का साइज लें लेस देन 20 mm, उस केस में मोल्ड का साइज क्या हो जाएगा फ्लेक्सुरल टेस्ट के लिए, उस केस में हम लोग 500 बाई 100 बाई 100 mm का मोल्ड लेंगे, ठीक है। टेस्ट आप परफॉर्म करके देखते हैं। अभी मोल्ड अपने को पता चल गया कि मोल्ड का साइज ये होगा। अब टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, पहले मैं क्यूब बना लेता हूँ, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब दिख रहा है। अब इस क्यूब में क्या कर देते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है, दिख रहा है कुछ, ये स्टैंड है, ये स्टैंड में क्या है, ये रखाया है, ये चार्ट होगा उसका पैर है स्टैंड का। स्टैंड के ऊपर में हम लोग ये अपना क्यूब रख दिए हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लोड अप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्यूबाइड शेप में है, ये जो है आपका मोल्ड ये क्यूबाइड शेप में है ना, ठीक है। तो यहाँ पर से जब लोड अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, ठीक है। ये जो लोड अप्लाई करते हैं ना, लोड अप्लाई 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट, ठीक है, 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट के रेट से अप्लाई करते हैं और लोड को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। और जिस लोड में फेल हो गया वो फिर से वही हमारा रप्चर या फिर फ्लेक्सर या फिर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। एकदम सिंपल सा टेस्ट है। क्या किए, इस मोल्ड के हेल्प से हम लोग क्यूबाइड बनाए, सुखाए, जाहिर सी बात है, और उसके बाद फिर सूखने के बाद फिर क्या किए, लोड अप्लाई किए। लोड अप्लाई करने का रेट ये रखेंगे और जिस लोड में वो फेल हो गया वो हमारा फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है। समझ में आ गया ना, छोटा सा टेस्ट है। बस एक चीज याद रखना, मोल्ड का साइज बदल जाता है किस केस में, एग्रीगेट के अकॉर्डिंग। एग्रीगेट अगर इतना रहेगा तो इतना, अगर इससे छोटा रहेगा तो इतना मोल्ड हम लोग को लेना है, ठीक। अब यहाँ पर से एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद रखना। पहली बात तो याद रखना कि जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, फ्लेक्सुरल या फिर रप्चर या फिर बेंडिंग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो पी एल बाई BD² होता है। ये P क्या है, P लोड है, L जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है, वो B क्या है, तो B ये विड्थ है, और D क्या है, तो D ये उसका डेप्थ है क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पर से निकल जाएगा। या फिर एक और फॉर्मूला होता है अपने पास, वो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रप्चर स्ट्रेंथ, FR लिख देता हूँ इसको, FR रप्चर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.7 रूट ओवर FCK। याद रखना FCK में रूट लगा हुआ है, जबकि इसमें 0.67 FCK था, इसमें रूट लगा हुआ है, याद रखना FCK में। FCK फिर से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। खत्म। यहाँ दूसरा टेस्ट भी परफॉर्म कर लिए, खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे तीसरा टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास स्टैंड है, इस स्टैंड में ऊपर में हम लोग क्या फिट कर देते हैं, प्लाईवुड फिट कर देते हैं, ऐसा ऐसा टाइप का ये प्लाईवुड हो गया, ठीक है। प्लाईवुड इसलिए फिट करते हैं क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग रखने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल मोल्ड, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप है और ये वाला जो शेप रहेगा ना वो बैठा है इसके ऊपर में। ये ढूले ना करके हम लोग क्या किए हैं, ये प्लाईवुड का प्लैंक जो है बिछा दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर से वही सेम काम करेंगे, ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर से क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जितने लोड में ये स्प्लिट हो गया वही उसका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। लोड का रेट क्या रखोगे, 1.2 न्यूटन
पर mm² पर मिनट से लेके 2.4 न्यूटन पर mm² पर मिनट, ठीक है। 1.2 से लेके 2.4 तक हम लोग क्या करते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे हर मिनट में। और जिस लोड में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल मोल्ड। याद रखना इसका जो लेंथ या फिर हाइट मैं कितना बता रहा हूँ, 300 mm का रहेगा। और जबकि इसका डायमीटर कितने का रहेगा, तो डायमीटर 150 mm का रहेगा। तो ये जो है आपका 150 mm का है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जबकि जो लेंथ है या फिर हाइट बोल लो, जो दिख नहीं रहा है, वो 300 mm का रहेगा। आगे समझ में, जो आपका कर्व पोर्शन वाला लेंथ है, ठीक है। टेस्ट एकदम सिंपल है। ये अपने पास स्टैंड है, उसके ऊपर में प्लाईवुड है, उसके ऊपर में अपना मोल्ड रखे बोल रहा हूँ, अपना मतलब जिसको परफॉर्म करना है, जिसके लिए टेस्ट वो वाला स्पेसिमन, और उसके ऊपर में हम लोग लोड लगा रहे हैं। लोड का रेट ये है, जिस लोड से फेल हो गया वो हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। काम का जो चीज रहता है ये थोड़ा बहुत याद रखना, किस लोड से मतलब किस रेट से लोड लगा रहे हैं। और दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट होता है, फॉर्मूला है, सीधा हम लोग को स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है 0.5 √/FCK, ठीक है, 0.5 √/FCK, ठीक है। FCK हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, खत्म। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म। लास्ट हमारा जो बच रहे हैं टेस्ट, और बहुत सारे हैं, मतलब स्ट्रेंथ टेस्ट में लास्ट ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब देखो, जितने भी टेस्ट हम लोग परफॉर्म किए ना ऊपर के, उसमें से ये सबसे कठिन टेस्ट है, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है इसको परफॉर्म करने में। क्यों? मान लेते हैं ये एक क्यूब बना दिए हैं, ठीक है, क्यूबाइड बना दिए हैं। अब इस क्यूबाइड को मेरे को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से खींचना है, ठीक है। तो खींचने में थोड़ा दिक्कत जाता है, तो यहाँ पर से फिट करते हैं, पहले ऐसा करके फिट करते हैं यहाँ पर को और यहाँ पर को, ठीक है। और फिर क्या कर देते हैं, दोनों तरफ से खींचते हैं, ठीक है। लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता कि हम लोग एक्यूरेट इसका स्ट्रेंथ पता कर सके टेंसाइल। या फिर अपन दूसरा काम ये कर देते हैं, जो हमारा मोल्ड होता है, ठीक है, उसको ही थोड़ा अलग रख देते हैं, ठीक है, तो हमारा शेप ही चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से कंक्रीट का ब्लॉक बना देते हैं और उसके बाद फिर उसको खींचते हैं। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान जाता है खींचने में, दोनों तरफ से खींचना है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, मतलब दोनों तरफ से खींचो और पता करो कि किस लोड में ये फेल हो जाए, ठीक है। इसलिए इसका ये टेस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कठिन भी है, ठीक है। इसमें मोल्ड का साइज भी अपने को याद नहीं रखना है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है। और उसके अलावा याद रखना है कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। कितनी कम होती है वो अभी बताऊंगा, अभी बस फॉर्मूला याद रखना। ये हो जाएगा आपका FT, या फिर FT ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू होता है आपका 0.35 √/FCK होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि स्प्लिट और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ परफॉर्म करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे क्या कर देते हैं, इसको अप्रोक्स दे लेते हैं, ठीक है। और अगर टेस्ट परफॉर्म करना है तो टेस्ट परफॉर्म भी कर सकते हैं। कुल मिला के एक नोट लिख लेना, टेंसाइल स्ट्रेंथ of concrete is equals to 10 to 12% of कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो केवल कितने के बराबर होता है, 10 से 12% के बराबर होता है। 10 से 12% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बराबर होता है। जो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना कंक्रीट का, उसका सिर्फ 10 से 12% क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मैं बोला था ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है कंक्रीट में, ठीक है। एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, अब इनका मैं डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने बोलूं तो कैसे बनाओगे। जो भी टेस्ट अभी स्ट्रेंथ टेस्ट जो भी परफॉर्म किए हैं कंक्रीट में, उसका आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर बनाने बोले तो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले टेस्ट नहीं, सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है।
उसके बाद फिर रप्चर स्ट्रेंथ बोल लो, कंक्रीट का रप्चर स्ट्रेंथ दूसरे नंबर में आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ टी भी लगा सकते हो, रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ फिर स्प्लिटिंग, और सबसे कम जो होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। कंक्रीट का डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। इसको मैं कितना बताया था, फिर से रिवीजन होगा देखना, 0.67 FCK बताया था। इसको मैं कितना बता दिया था, बोलते जाओ। इसको मैं कितना बताया था, 0.7 √/FCK बताया था ना, ठीक है। और इसको मैं कितना बता दिया था, 0.5 √/FCK। ये सब में रूट लगाना है, इसमें रूट नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 0.35 √/FCK। तो दिख रहा होगा सबसे कम ये है, फिर ये सबसे ज्यादा ये है, इसमें रूट नहीं है इसलिए ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। और होता भी सबसे ज्यादा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट खत्म होता है, और अदर टेस्ट अभी देखते हैं। वर्केबिलिटी टेस्ट आएगा फिर 5वें नंबर का टेस्ट, ठीक है। वर्केबिलिटी टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो वर्केबिलिटी क्या होता है इसी को समझ लेते हैं, ठीक है ना। एकदम इसके मीनिंग में घुसो, ठीक है। वर्क करने की एबिलिटी, ठीक है। अच्छा उसको भी छोड़ो, एकदम आसान भाषा में, देसी भाषा में समझते हैं। देखो, अगर मैं मसाला बना रहा हूँ, कंक्रीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्या हो गया, पानी ज्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, ढोल ढोलहा हो जाएगा ना। छत्तीसगढ़ में ढोल ढोलहा बोलते हैं ढीला, ठीक है। तो ढीला हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर क्या हो जाएगा, अगर पानी कम डाल रहे हो, अपने कंक्रीट में मसाला में पानी कम डाल रहे हो, तो वो कड़ा रहेगा मसाला, ठीक है। तो जो ढीला मसाला है, ठीक है, ढीला मसाला है, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जहां पर पानी कम यूज कर रहा हूँ, जो कड़ा मसाला है, उसको मैं क्या बोलूंगा कि उसकी वर्केबिलिटी कम है, ठीक है। तो पहचानने तो आ गया ना कम से कम, कि कौन सा कंक्रीट का वर्केबिलिटी ज्यादा है, कौन सा कंक्रीट का वर्केबिलिटी कम है। देख के बता दोगे, जो ढीला रहेगा उसको बोल दोगे वर्केबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसकी वर्केबिलिटी कम है। लेकिन अभी और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, क्या वर्केबिलिटी कंक्रीट की ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी? नहीं। जिस भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा है, या फिर पानी जिसमें ज्यादा मिला लिए हो, जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा रखे हो, याद रखना उसकी वर्केबिलिटी क्या रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। जिसकी वर्केबिलिटी ज्यादा, मतलब मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ, वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। ये तो जान ही रहे हो ना, वाटर सीमेंट रेशियो, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है। ये समझ में आया, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ऊपर में वाटर, नीचे में सीमेंट, इन दोनों के रेशियो को वाटर सीमेंट, ऊपर में वाटर नीचे में सीमेंट, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं पानी बढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बोला पानी बढ़ा रहा हूँ, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा। और अभी मैं बोला पानी ज्यादा रहेगा तो हमारा मसाला ढीला, ढीला ज्यादा तो वर्केबिलिटी ज्यादा। तो कुल मिला के वर्केबिलिटी ज्यादा तो पानी ज्यादा, और पानी ज्यादा तो वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा। कुल मिला के दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। तो वर्केबिलिटी और वाटर सीमेंट रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। और हम लोग को पता है वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ से कहाँ तक रेंजेस करता है आपका, 0.35 से लेके 0.65 तक, ऐसा बताया था क्या, ठीक है। तो वर्केबिलिटी ज्यादा, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा, और स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। लेकिन ठीक, इतना समझ में आ गया। और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब मेरे को बताना, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी में रिलेशन तो समझ में आ गया। अगर वर्केबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तीन चीज को मैं देखना, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक होगा प्लेसिंग, और एक होगा मिक्सिंग। दो कंडीशन है, एक कंक्रीट है जिसका वर्केबिलिटी ज्यादा है, एक कंक्रीट है जिसका वर्केबिलिटी कम है। तो मिक्सिंग करने में कौन आसानी से मिक्स हो जाएगा, मतलब मिक्सिंग करने में किसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वर्केबिलिटी ज्यादा है उसमें, कि जिसकी वर्केबिलिटी कम है उसमें। जो ढीला मसाला होगा उसको जब लेबर मिक्स करेगा या फिर मशीन भी मिक्स करेगा तो वो आसानी से मिक्स कर लेगा ना। वर्केबिलिटी ज्यादा तो मिक्सिंग आसानी से होगा, ठीक है। वर्केबिलिटी अच्छे से होगा, ठीक है, मिक्सिंग आसानी से होगा ना, ठीक है। मिक्सिंग आसानी से होगा, वर्केबिलिटी ज्यादा होगा तो।
और वर्केबिलिटी कम होगा तो मिक्सिंग करने में मेहनत लगेगा मशीन को भी, मशीन ज्यादा फ्यूल कंजप्शन करेगा, है ना, मशीन ज्यादा फ्यूल कंजप्शन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगा तो आसानी से ट्रांसपोर्टेशन होगा, होगा ना, चाहे वो श्यूटे पाइप की हेल्प से आप लोग क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक प्लेस से दूसरा प्लेस, वर्केबिलिटी ज्यादा है तो ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है। प्लेसिंग भी करने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है, किसको, जिसकी वर्केबिलिटी कम है उसको। तो मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा होगा तो ये तीनों चीज क्या होगा, आसानी से होगा, होगा ना। अरे प्लेसिंग आसानी से होगा मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? जैसे कि कॉलम में डालना है, ठीक है, कॉलम में अपने को कंक्रीट डालना है या फिर बीम में डालना है, तो वहां पर इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो डालने के बाद कॉम्पैक्ट भी करना पड़ता है ना, जो आपका ढीला मसाला होगा उसको कम कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो कड़क मसाला है उसको ज्यादा कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के प्लेसिंग करने में थोड़ा दिक्कत जाए, ठीक है। तो अब इतना देर से समझा दिया, कोई नहीं समझाता है वर्केबिलिटी में इतना मेहनत किया, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता मालूम एक्चुअल में है क्या, इसलिए मैं बता दिया, बाकी कुछ है नहीं। मैं आगे आसानी से बढ़ सकता था 2 मिनट में, लेकिन थोड़ा टाइम लेके बता दिया है ना, इतना इतना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्केबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं कंक्रीट के लिए वो देखते हैं। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। ये लिख लेना ना, लिख भी लेना तभी याद रहेगा, नहीं लिखोगे तो फिर एक बार सुनोगे फिर दूसरे बार भूल जाओगे, ठीक है। चलो इसके अंतर्गत 3 टेस्ट होते हैं ना, वर्केबिलिटी के 3 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से 3 टेस्ट होते हैं? पहला टेस्ट स्लम टेस्ट, सुने होगे नाम। दूसरा जो टेस्ट हो जाएगा आपके पास कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, और तीसरा जो टेस्ट होता है अपने पास वीबी टेस्ट, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, स्लम कोन होता है ऊपर से ये ओपन रहता है, ठीक है, नीचे से भी ओपन ही है। इसको अपन हार्ड सरफेस में रखते हैं, यहाँ पर आपका हैंडल होता है। इस स्लम कोन का डायमेंशन भी याद रखना, ठीक है। इसका जो हाइट हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये जो लोअर डायमीटर जो होता है इसका, ये कौन शेप का है तो लोअर डायमीटर जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का होता है, अपर डायमीटर जो होता है 10 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब टेस्ट परफॉर्म करें जल्दी से। अब ये कोन है, इस कोन को मैं अपने हार्ड सरफेस में रख दिया, फिर इसमें कंक्रीट डाल रहा हूँ, ठीक है। जो भी कंक्रीट प्रिपेयर किया उसको डाला, उसकी वर्केबिलिटी मेरे को पता करना है, ठीक है। एक लेयर डाला, फिर उसके बाद फिर मेरे पास एक रॉड होता है, ठीक है, टेम्परिंग करने के लिए, रैमिंग करने के लिए। रैमिंग मतलब ब्लो देते हैं ना, कॉम्पैक्ट करना, तो जान रहे हो ना। एक लेयर डाला पहले, पूरा नहीं भर के एक एक लेयर में मैं डालते जा रहा हूँ और फिर उसको रैमिंग करते जा रहा हूँ। रैमिंग मतलब समझ रहे हो ना, कॉम्पैक्ट करना, ठीक है। तो रैमिंग कर रहा हूँ किसके हेल्प से, रॉड के हेल्प से। वो जो रॉड हो रहा है ना, जो रॉड हो रहा है, उस रॉड का डायमेंशन भी याद रखना। वो 16 mm का क्या होता है, डायमीटर होता है उसका, और जबकि उसका लेंथ जो होता है ना 60 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उसको हाथ के हेल्प से क्या करते हैं, हैंड के हेल्प से रेमिंग करते हैं, और 25 ब्लो देते हैं हर एक लेयर में। ईच लेयर में हम लोग क्या करते हैं, ईच लेयर में 25 ब्लो देते हैं। कितना ब्लो दे रहे हैं, ईच लेयर में 25 ब्लो। तो इस प्रकार से 4 लेयर में ये भर जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 लेयर में इसको भर देते हैं हम लोग, और हर एक लेयर में 25 ब्लो देते हैं। उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, सडनली मतलब अचानक से उसको क्या कर देते हैं, उठा देते हैं। इस हैंडल के हेल्प से, हैंडल से पकड़ते हैं और कोन को उठा देते हैं। कोन को उठाने से क्या होगा, कोन को उठाने से दो चीज होगा, दो तीन चीज हो सकता है। या तो एकदम वो खड़े रहे, मतलब कड़ा मसाला रहेगा तो क्या होगा, वो खड़े रहेगा, ठीक है, यानी कि उसके शेप में थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, ऊपर से ही ढहेगा ना, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वहीं पर ढीला मसाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे निकालेंगे वो कोलेप्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा कोलेप्स होगा, कुछ कम कोलेप्स होगा। इस प्रकार से हम लोग उसका स्लम हाइट पता करते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं, इसको मैं उठा दिया, उठा देने के बाद क्या क्या कंडीशन होगा देखो। ये पहला कंडीशन, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, ठीक है। देखो
ये जो है आपका ट्रू स्लम्प बोलते हैं इसको, ट्रू स्लम्प। ये हो जाता है आपका shear स्लम्प, shear स्लम्प। और ये जो हो जाता है कोलेप्सिबल स्लम्प, कोलेप्सिबल स्लम्प। ठीक है, ये जो ट्रू स्लम्प है मतलब कोहेसिव होगा जब आपका कंक्रीट, ठीक है, कोहेसिव होगा, कड़ा होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये मान लेते हैं एक्चुअल हाइट ऑफ स्लम्प है। इधर मैं जगह नहीं है, ऐसे करके बना देता हूँ। ये मतलब ये स्लम्प को मैं इधर ले आया हूँ ना, समझ लेना थोड़ा। ये मान लेते हैं एक्चुअल हाइट ऑफ स्लम्प है, ठीक है, तो ये एक्चुअल हाइट। तो ये जो हाइट मिला है थोड़ा बहुत कोलेप्स तो होगा ही, इसी को स्लम्प हाइट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्लम्प हाइट। यहाँ पर स्लम्प हाइट ये है, यहाँ पे स्लम्प हाइट ये है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये स्लम्प हाइट है। इसी से हम लोग पता करते हैं कि हमारा कंक्रीट कितना ज्यादा वर्केबल है और कितना कम वर्केबल है। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रू स्लम्प, ट्रू स्लम्प क्या होता है, कोहेसिव होता है, ठीक है ना, कोहेसिव नेचर का होता है। ये नॉन कोहेसिव नेचर का है, और ये तो बहुत कम कोहेसिव नेचर का है। ठीक है, ये भी नॉन कोहेसिव ही है। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा कोलेप्स हो गया। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लम्प हाइट, टेस्ट बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद एक टेबल अपने को याद रखना है। टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं समझ में आया कि नहीं। स्लम कौन था, स्लम कौन में एक एक लेयर में भरते गए, फ्रेमिंग करते गए, फिर उठा दिए, फिर हाइट बस को मेजर करना है। हाइट जो मेजर करते हैं वो mm में मेजर कर लो। ठीक है, हाइट को mm में मेजर करते हैं। ठीक है, स्लम टेस्ट में मेजर करते किससे हैं, हाइट। हाइट किससे मेजर करते हैं, mm में मेजर करते हैं। और जितना ज्यादा हाइट रहेगा, मतलब जितना ज्यादा स्लम्प वैल्यू रहेगा, इसी हाइट को ही स्लम्प वैल्यू बोलते हैं। तो इसलिए कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ देते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्लम्प वैल्यू की यूनिट क्या होती है, ऐसा पूछ लेता है। स्लम्प वैल्यू की यूनिट क्या होती है, mm होती है। ठीक है ना, जो हाइट होता है उसी को स्लम्प वैल्यू बोलते हैं, और स्लम्प वैल्यू की यूनिट mm होती है। लिख लेना अगर नहीं पता तो। और उसके अलावा क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट उस टेबल से क्वेश्चन आ जाता है ना। एक तरफ स्लम्प हाइट लिख लो या फिर स्लम्प वैल्यू, और एक तरफ लिख लो पर्पस। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद लिखना कैनाल लाइनिंग, कैनाल लाइनिंग, स्लैब एंड बीम। फिर लिखना नॉर्मल आरसीसी वर्क। ठीक है, फिर लिखना मास कंक्रीट वर्क, मास कंक्रीट वर्क। फिर वाइब्रेटेड कंक्रीट, वाइब्रेटेड कंक्रीट। ठीक है, ये सब के लिए स्लम्प वैल्यू कितना होना चाहिए। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए स्लम्प वैल्यू 20 से 40 mm लिखना ना, mm यूनिट रहेगा सबका। कैनाल लाइनिंग के लिए जो हो जाएगा आपका 70 से 80 mm। स्लैब एंड बीम के लिए जो यूनिट मतलब हो जाएगा स्लम्प वैल्यू, कितना लेते हैं हम लोग, इसको ले सकते हैं 50 से 100 ले सकते हैं। इसके लिए 80 से 150 हो जाएगा। मास कंक्रीट के लिए 25 से 50, और वाइब्रेटेड कंक्रीट के लिए हो जाएगा आपका 10 से 25 mm। ठीक है, इसको याद रखना डायरेक्ट। ये नहीं समझ में आया क्या, वाइब्रेटेड कंक्रीट मतलब ऐसा कंक्रीट जिसको कॉम्पैक्ट करने के लिए अपने पास वाइब्रेटर प्रेजेंट है, या फिर जिसको वाइब्रेट किया जा रहा है, तो उसके लिए इतना होना चाहिए स्लम्प वैल्यू। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा, वर्केबिलिटी में दूसरा टेस्ट देखना है ना। पहला टेस्ट स्लम्प टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट।
वर्केबिलिटी के अंतर्गत ही है दूसरा टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास ना फ्रस्टम है, इसको फ्रस्टम बोलते हैं, इस पेन को क्या बोल दिए अपन, फ्रस्टम। ठीक है, इस फ्रस्टम में ये जो नीचे वाला जो गेट रहता है ना वो ओपन हो सकता है। ठीक है, ये ओपन हो सकता है, यहाँ पर नट से कनेक्टेड है, ढीला करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक। टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, देखते हैं। सबसे ऊपर वाले फ्रस्टम में हम लोग क्या कर दिए, कंक्रीट डाल दिए, जिसके जिसकी वर्केबिलिटी पता करना है, उस कंक्रीट को क्या कर दिए, यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, कंक्रीट को पुट कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किए, उसको कॉम्पैक्ट किए, कंक्रीट यहाँ पर भर गया, उसके बाद यहीं पर उस कंक्रीट को कॉम्पैक्ट किया। कॉम्पैक्ट दो तरीके से किया जा सकता है, एक पार्सली कॉम्पैक्ट करके देखेंगे और एक क्या करेंगे, फुली कॉम्पैक्ट करके देखेंगे। क्योंकि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर निकालने का तरीका होता है W1/W2 इक्वल टू वेट ऑफ फुली पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये नहीं समझ में आया? समझते हैं। वेट ऑफ पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, पार्सली मतलब उसको जितना कॉम्पैक्ट करना चाहिए उतना कॉम्पैक्ट नहीं किया गया, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि कॉम्पैक्ट जितना होना चाहिए उतना कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, मतलब उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना, कॉम्पैक्ट करना पड़ता है ना, कॉम्पैक्ट करोगे तो क्या होगा, उसमें जो भी वाइट्स रहेंगे कंक्रीट के अंदर के वो बाहर निकल जाएंगे, वो फुली क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से पास हो जाएगा। अगर फुली कॉम्पैक्ट किया हो तो, और नहीं किए हो तो उसमें वाइट्स रहेंगे, और वाइट्स ज्यादा मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा। याद रखना, पानी से ही बस वर्केबिलिटी डिसाइड नहीं होगी, पानी तो बता दिया, लेकिन वर्केबिलिटी अगर वाइट्स भी प्रेजेंट है अगर आपके कॉन्क्रीट में ज्यादा, तो उसके कारण भी वर्केबिलिटी ज्यादा आती है। ठीक, तो मतलब ये ऊपर वाले में वर्केबिलिटी ज्यादा और फुली कॉम्पैक्टेड है तो वर्केबिलिटी कम। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर मैं किया एक बार कंक्रीट डाला, उसके बाद फिर एक बार पार्सली कॉम्पैक्टेड किया। ठीक है, पार्सली कॉम्पैक्टेड किया मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा है कंक्रीट की। अब उसको मैं खोला नीचे वाले गेट को, तो कंक्रीट ज्यादा गिरेगा कि कम गिरेगा, वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी तो वो ढीला रहेगा मसाला, जिसके कारण इस वॉल में मतलब सिस्टम की जो वॉल है उसमें कम चिपकेगा, बिना चिपके वो आसानी से नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी वो कम चिपकेगा और नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर W1 क्या है, कि W1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और W2 की वैल्यू कम होगी। अगर मैं क्या करूंगा, कॉन्क्रीट लिया और फुली कॉम्पैक्ट कर दिया, मतलब वर्केबिलिटी क्या है, कम है, मतलब कड़ा मसाला है, जिसके कारण जब मैं गेट को खोलूंगा तो वो यहाँ पर दीवारों में ज्यादा चिपकेगा। ठीक है, और नीचे जब आएगा तो यहाँ पर भी चिपक जाएगा, मतलब W2 अपने को कम मिलेगा, W1 ज्यादा मिलेगा, W2 कम मिलेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये W1/W2 को ही क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू बोलते हैं। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ ना। वर्केबिलिटी अगर ज्यादा रहेगी तो W1 ज्यादा नहीं होगा, तो पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है वो ज्यादा रहेगा, फुली कॉम्पैक्टेड कम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वर्केबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सब वैसे कोई काम का है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, काम का ये डायरेक्ट ये पूछेगा, फैक्ट पूछता है यार कॉम्पैक्टिंग फैक्ट, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के एग्जाम की तैयारी करनी है ना। ठीक है, किसी का मेंस या फिर कन्वेंशनल एग्जाम, रिटर्न एग्जाम तो दिला नहीं रहे हम। ठीक है, इसलिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाई फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, खत्म। वहां पर प्रोसीजर आपको कोई नहीं पूछेगा।
ठीक है। उसके बाद फिर ये अगर याद रहा तो ठीक है, ये तो ऐसे कंसेप्ट वाला चीज है यार, ठीक है। वर्केबिलिटी को अच्छे से समझ ली हो तो बता दोगे कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। अब जो मेन चीज है वो पूछेगा कॉम्पेक्टिंग फैक्टर जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है। तो वो 0.65 से लेके 1 तक रेंज करता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है कॉम्पेक्टिंग फैक्टर की, और मिनिमम वैल्यू 0.65 होती है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये पूछेगा आपको, ठीक है, एक टेबल में बनाना है, उसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। तो पहले एक चीज याद रख लो कि कॉम्पेक्टिंग फैक्टर वैल्यू जितना ज्यादा होगा, कॉम्पेक्टिंग फैक्टर वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्केबिलिटी होगा। वो तो मैं लिखा ही दिया हूँ, वो छोड़ो, उसको टेबल ही बनाते हैं डायरेक्ट, है ना। टेबल कैसे बनाए, सबसे पहले मेरे को लिखना है एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, थोड़ा बड़ा है यार टेबल, इसको भी मिटाना पड़ेगा। एक्सट्रीमली लो कंक्रीट, एक्सट्रीमली लो वर्केबल कंक्रीट, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा ना, कंक्रीट लिखा हूं, एक्सट्रीमली लो वर्केबल कंक्रीट, फिर वेरी लो वर्केबल कंक्रीट, वेरी लो के बाद फिर लो वर्केबल कंक्रीट, ठीक है। लो के बाद मीडियम, और मीडियम के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका हाई, हाई वर्केबल कंक्रीट, ठीक। इतना समझ में आ गया। एक्सट्रीमली लो वर्केबल कंक्रीट को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉइस्ट, मॉइस्ट कंक्रीट, ठीक है। वेरी लो वर्केबल कंक्रीट को मैं बोल रहा हूँ वेरी ड्राई कंक्रीट, वेरी ड्राई, ठीक है। लो वर्केबल कंक्रीट को मैं ड्राई कंक्रीट बोल रहा हूँ, ठीक है। मीडियम कंक्रीट को मैं प्लास्टिक कंक्रीट बोलूंगा, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है, ये वर्ड का यूज ना करके इसका यूज कर सकता है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ मॉइस्ट कंक्रीट। एक्सट्रीमली को क्या बोल रहे हैं अपन, मॉइस्ट कंक्रीट बोल रहे हैं, ठीक है। और इधर हाई को क्या बोल दे रहे हैं, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड नेचर का कंक्रीट, ठीक है। सेमी फ्लूइड, अभी मेरे को बताना क्या है, वैल्यू बताना है आपको, दो वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। एक तरफ स्लम्प वैल्यू, स्लम्प वैल्यू भी बता देता हूँ, ठीक है। स्लम्प टेस्ट पढ़े थे ना, उसका स्लम्प वैल्यू मैं यहाँ बता देता हूँ, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, और इस तरफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। स्लम्प वैल्यू जो होता है एक्सट्रीमली लो के केस में 0 होता है, इस केस में 0 से 25 होता है, इसमें 25 से 50 होता है, इसमें 50 से 100 होता है, और इसमें 100 से 175 होता है। और यूनिट हम लोग जान रहे हैं, स्लम्प वैल्यू एमएम में होता है ना, स्लम्प वैल्यू एमएम में होता है, ठीक है। कितना टाइम हो गया, स्लम्प वैल्यू एमएम में होता है। यहाँ पर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू की बात करते हैं, तो ये जो होगा 0.65 से लेके 0.7 हो जाएगा, 0.7 से लेके 0.8 हो जाएगा, 0.8 से लेके 0.85 हो जाएगा, 0.85 से लेके 0.95 हो जाएगा, ठीक है, ये 95 है, और 0.95 से 1। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, स्लम्प वैल्यू का एमएम यूनिट होता है। ये डायरेक्टली याद रखना, ये टेबल को आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। स्लम वैल्यू कितना होता है लो वर्केबल कंक्रीट के लिए, या फिर लो वर्केबल कंक्रीट का यूज ना करके पूछेगा कि ड्राई कंक्रीट के लिए कितना स्लम वैल्यू होता है, या फिर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू होता है। तो ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। और हम लोग नोट में लिख ही चुके हैं कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू 0.65 से 1 तक रेंज करता है, ठीक है, जबकि स्लम वैल्यू 0 हो सकता है, और उसके अलावा मैक्सिमम दिख ही रहा होगा, है ना। उसके अलावा एक चीज और आपको घुमा के ऐसा पूछ सकता है कि स्लम्प वैल्यू, हाँ,
उसको नोट करके लिख लेना, मैं स्लम टेस्ट में लिखाना भूल गया हूँ। स्लम वैल्यू से हम लोग मीडियम वर्केबल या फिर नॉर्मल वर्केबिलिटी मेजर कर सकते हैं। वेरी हाई वर्केबिलिटी मेजर नहीं कर सकते, वेरी लो वर्केबिलिटी मेजर नहीं कर सकते, इधर दिख रहा होगा जीरो हो जाता है। तो एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी भी स्लम टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते, और वेरी हाई वर्केबिलिटी को भी मेजर नहीं कर सकते। इधर वैल्यू लिख दिया हूँ लेकिन मेजर नहीं कर सकते। नोट में लिख लेना कि स्लम टेस्ट के हेल्प से, स्लम टेस्ट के हेल्प से कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेजर की जाती है। केवल किसके लिए? नॉर्मल वर्केबिलिटी मेजर की जाती है, ठीक है, ना एकदम कम ना एकदम ज्यादा। जबकि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के हेल्प से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? हाई वर्केबिलिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हाई वर्केबिलिटी मेजर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की वर्केबिलिटी वैसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। लो वर्केबिलिटी भी इससे मेजर किया जा सकता है, हाई भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम जब वर्केबिलिटी की जब बात होती है ना, तब कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू का यूज नहीं करते। उसके लिए एक और अभी टेस्ट बताऊंगा, उसके हेल्प से करेंगे, ठीक है। इसलिए नोट में लिख लेना, अभी टेबल से थोड़ा कंफ्यूज होगी, नोट में लिख लेना स्लम वैल्यू केवल नॉर्मल वर्केबिलिटी मेजर किया जाता है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर से हाई वर्केबिलिटी मेजर किया जाता है, मेन रूप से हाई वर्केबिलिटी, उसके अलावा नॉर्मल और लो भी किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा लो वर्केबिलिटी, एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी इससे मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। नोट में लिख लिए, ठीक है। तो तीसरा टेस्ट आते हैं वर्केबिलिटी का, जिससे हम लोग बहुत कम वर्केबिलिटी मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वीबी टेस्ट, वीबी टेस्ट। अब ये वीबी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन होता है ऐसा, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो मशीन होता है ना, इस मशीन के अंदर में स्लम कोन रखते हैं। ये आपका स्लम कोन हो गया, ठीक है। अब इस स्लम कोन में कंक्रीट डालेंगे, जैसे पहले प्रोसेस था स्लम टेस्ट में, उसके बाद उस स्लम को उठा देंगे, तो अपने पास बचा हुआ कंक्रीट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मशीन जो, स्लम तो अंदर में है और ये मशीन बाहर में, ठीक है। मशीन को फिर क्या करते हैं? ऑन करते हैं। मशीन क्या है? वाइब्रेटर मशीन है, जो वाइब्रेट होता है। और कैसा मोशन करता है पूछेगा ना, ये मशीन वीबी जो मशीन है, वीबी टेस्ट में जो परफॉर्म करने वाला जो मशीन है, वो मशीन कैसा मोशन करता है अगर एग्जाम में पूछा, तो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करता है, एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अब ये ढहने लग जाएगा, ठीक है ना, ये कंक्रीट क्या हो जाएगा? कोलेप्स होने लग जाएगा ना, जब ये मोशन करना स्टार्ट करेगा मशीन, तो जितना ज्यादा वर्केबल कंक्रीट रहेगा, ठीक है ना, उतना जल्दी क्या हो जाएगा, उतना जल्दी क्या हो जाएगा, ये कोलेप्स हो जाएगा। और जितना कम वर्केबल कंक्रीट होगा उतना टाइम लेगा, ठीक है ना। आया कि नहीं समझ में? तो जैसे ही मोशन करना स्टार्ट किया, प्रोसीजर अपने से लिखे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वीबी टाइम का जो यूनिट होता है, या फिर वीबी टेस्ट का यूनिट होता है, वो सेकेंड होता है। और वीबी टाइम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली होता है। जितना ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना कम क्या होगा, वो वर्केबल होगा, उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, लेस वर्केबल होगा, ठीक है। क्योंकि वर्केबिलिटी अगर क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी वर्केबिलिटी, तो उतना ही वो कम टाइम नहीं लेगा, हाँ, लेस टाइम नहीं लेगा, लेस टाइम टू कोलेप्स, ठीक है। इसको ऐसा साइन से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा लिख लेना, वीबी टाइम, वीबी टाइम इज मोर, ठीक है, मोर फॉर लेस वर्केबल कंक्रीट, एंड वीबी टाइम इज लेस फॉर मोर वर्केबल कंक्रीट। समझ में आया? वीबी टाइम इज लेस फॉर मोर वर्केबल कंक्रीट एंड वीबी टाइम इज मोर फॉर लेस वर्केबल कंक्रीट। आ गया ना समझ में? आसान है, मतलब ये समझ में आया। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? चाहे वो स्लम वैल्यू देख रहे थे, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू देख रहे थे, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे वर्केबिलिटी के। लेकिन जो वीबी टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्केबिलिटी के, बस इतना याद रखना, ठीक है। वीबी टाइम वर्केबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
होता है ना, वीबी टाइम जो होता है वर्केबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि स्लम्प वैल्यू और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू जो पीछे देखिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्केबिलिटी के। ठीक है, अब इसका भी एक छोटा सा टेबल लिख लेते हैं, इसका भी एक छोटा सा टेबल लिखेंगे। क्या क्या बता दूं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो वर्केबल या फिर वर्केबिलिटी, उसके बाद वेरी लो, वेरी लो, फिर आ जाएगा लो, और फिर हो जाएगा आपका मीडियम वर्केबल के लिए वीबी टाइम कितना कितना होता है। वीबी टाइम किसमें, सेकेंड में रहता है, यूनिट याद रखना, यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिट ही पूछ देता है। ठीक है, इसी को अपन और क्या क्या बोल सकते थे, एक्सट्रीमली लो को क्या बोलते थे, एक्सट्रीमली लो को मॉइस्ट बोलते थे क्या, या फिर एक और तरीका है बोलने का, इसको मैं बोल देता हूँ, ये वेरी स्टीफ हो जाएगा, है ना, ये वेरी स्टीफ हो जाएगा, ये स्टीफ हो जाएगा, और ये प्लास्टिक हो जाएगा। इसको मॉइस्ट भी बोल सकते हैं, और एक और क्या बोलते हैं बता रहा हूँ ना इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रीमली ड्राई बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली ड्राई। ठीक है, तो इस केस में अपने पास बीबी टाइम क्या क्या मिलता है, नीचे से चालू करते हैं, 3 से 5 सेकेंड, ठीक है, 5 से 10 सेकेंड, 10 से 18 सेकेंड, और ये 18 से 32 सेकेंड। मतलब ये समझ में आ रहा होगा, बीबी टेस्ट के हेल्प से एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी मेजर किया जा सकता है, लेकिन हाई वर्केबिलिटी मेजर नहीं किया जा सकता। जबकि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट देखे थे, उससे हाई वर्केबिलिटी मेजर किया जा सकता है, जबकि स्लम्प टेस्ट देखे थे, उस स्लम्प टेस्ट से नॉर्मल वर्केबिलिटी मेजर किया जा सकता है। तो वर्केबिलिटी टेस्ट यहाँ खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा टेस्ट बच गया अपने पास, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, लास्ट टेस्ट बच गया अपने पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट समझ में आ रहे हैं ना। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है, मतलब अभी तक जितना भी टेस्ट था ना, उसमें कुछ ना कुछ अपने को नुकसान हो रहा था। कंक्रीट का ब्लॉक रहता था, उस ब्लॉक को ही तोड़ देते थे। कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट में लोड लगा रहे हैं तो ब्लॉक टूट गया, मतलब वो क्या था, आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट था। ठीक है ना, जितने भी टेस्ट थे सब में डिस्ट्रक्शन हो रहा था कुछ ना कुछ। अभी लेकिन ऐसा टेस्ट देखेंगे जिसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा कोई चीज। तो इसके अंतर्गत पहला जो टेस्ट आता है उसको देख, वो क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, पल्स वेलोसिटी टेस्ट। आज एकदम सो के पढ़ रहे हैं क्या, ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। और दूसरा क्या हो जाता है अपने पास, दूसरा जो टेस्ट हो जाता है, इस स्पेलिंग थोड़ा अजीब है, SCHIMBT। अब इसको क्या आप प्रोनाउंसिएट करोगे कर लो। स्किमेटेड रिबाउंड हैमर टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, स्किमेटेड रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये टेस्ट यही खत्म हो गया, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, है ना। इधर देख लेना, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में कंक्रीट का ब्लॉक लेंगे या फिर क्यूब, जो भी, कंक्रीट का ब्लॉक लेंगे और उसके बाद एक ट्रांसड्यूसर लेंगे। ये ट्रांसड्यूसर है, मान लो ये क्या है अपने पास, ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर इस क्यूब से कनेक्ट कर देंगे इस ट्रांसड्यूसर को। ठीक है, यहाँ पर और इसका इस तरफ में। ठीक है, इस वाले भाग में है, इसके जस्ट अपोजिट भाग में
एक तरफ क्या होगा, रेडिएशन, इसे ट्रांसड्यूसर से रेडिएशन निकलेगा, रेज निकलेंगे, एक एमिट होगा इसमें और एक इधर से ये रिसीव करेगा, समझ में, इधर से प्रवेश करेगा और इधर से निकल के इधर जाएगा वापस इसके पास रेडिएशन, ठीक है। तो एमिशन और रेडिएशन मतलब इससे होके गुजर रहा है रेडिएशन इस ब्लॉक से, तो जितने स्पीड से घूमेगा, ठीक है ना, इस रेडिएशन का पास होने का जितना ज्यादा स्पीड होगा, कंक्रीट की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो पास होने का, रेडिएशन के पास होने का जो स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्वालिटी होगा इसका, कंक्रीट का, ठीक है। एक छोटा टेबल अगर लिखना चाहो तो लिख लो, 4.5 मीटर पर सेकेंड से अगर पास कर रहे हैं, अगर 3.5 से लेके 4.5 मीटर पर सेकेंड से पास कर रहा है, 3 से लेके 3.5 और 3 से अगर लेस है तो, ठीक है। अगर लेस देन 3, ये ग्रेटर देन 4.5 या फिर 4.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी गुड क्वालिटी है या फिर एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी का है, ठीक है। इधर वेरी गुड लिख लो इसको, वेरी गुड क्वालिटी का है, ये गुड क्वालिटी का कंक्रीट है। पास होने का स्पीड लिख रहे हैं, और अगर 3 से कम है तो लो क्वालिटी लिख लो, डाउटफुल है, क्वालिटी में डाउट है, ठीक है। या फिर क्या बोल लो क्वालिटी भी लिख लो, ठीक है, जो लिखना है लिख लो। तो ये है आपका, ये हो गया अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, खत्म। अब रिबाउंड हैमर टेस्ट देखते हैं। रिबाउंड हैमर टेस्ट में अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा करके यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है, और ये क्या है आपका प्लंजर। इस प्लंजर को हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट से कनेक्ट करके रखते हैं, जिस कंक्रीट की क्वालिटी पता करना है, ठीक है, उस कंक्रीट से छुआ के रखते हैं इस प्लंजर को, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, कंक्रीट से टच करके रखते हैं, फिर बटन को प्रेस करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं तो वो कंक्रीट में टकराता है और वापस आता है। वापस क्यों आता है, यहाँ पर जो बटन छोड़ेंगे स्प्रिंग के कारण क्या हो जाता है आपका, फिर से वापस आता है, ठीक है। कंक्रीट में छुआता है वापस आता है, तो छुआ के वापस जितना जल्दी आएगा, ठीक है, जितना जल्दी आएगा, जितनी स्पीड से आएगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी कंक्रीट की, समझ में आया। और आने की स्पीड को, वापस आने की स्पीड को ही रिबाउंड नंबर बोलते हैं। रिबाउंड नंबर मतलब ये बोल सकता हूँ, रिबाउंड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। नहीं समझ में आया, फिर से देखना। ये प्लंजर को कंक्रीट से टच करके रखते हैं, बटन को दबाते हैं, प्लंजर मूव करता है और फिर टच करके फिर वापस आता है। वापस आने की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जो वापस आने की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छा क्वालिटी क्या होगा, कंक्रीट का होगा, या फिर जितना ज्यादा रिबाउंड नंबर होगा उतना अच्छा क्वालिटी कंक्रीट का होगा। रिबाउंड नंबर क्या होता है, तो टकरा के वापस आने की स्पीड को ही हम लोग रिबाउंड नंबर बोलते हैं, ठीक है। जितने स्पीड से वापस आ रहा है वही रिबाउंड नंबर है और कुछ नहीं है, ठीक है, खत्म। कोई कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में, बस नाम आपको इम्पोर्टेंट है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। पहला यूपीवीटी, शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना, यूपीवी अल्ट्रासोनिक, या फिर यूएसपीवीटी अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, और इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्यूमेटेड रिबाउंड हैमर टेस्ट, एसआरएच, एसआरएच टेस्ट, या फिर यूएसपीवी टेस्ट। टी को नहीं याद रखना चाहो तो मत रखना, ठीक है, एसआरएच टेस्ट और यूएसपीवी टेस्ट, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछ दिया तो घूम जाओगे, इसलिए लिखा दिया। तो इस प्रकार से आपका कंक्रीट का टेस्ट खत्म होता है। छोटा मोटा चीज बचा हुआ है, अगर टाइम होगा तो बता दूंगा, ठीक है। टाइम तो हो चुका है वैसे, लेकिन 2-4 चीज है यार जिसमें 5 मिनट का समय लगेगा, तो
कंक्रीट को आज खत्म कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा रुक जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले ब्लीडिंग क्या होता है देखते हैं। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट मतलब जब कंक्रीट को मैं प्लेस करता हूँ, मान लो स्लैब ढलाई होते हुए देखे होंगे लगभग सभी लोग। तो स्लैब ढलाई हो गया, ढलाई होने के बाद देखना कि पानी ऊपर आ जाता है अपने आप, कंक्रीट का जो पानी होता है देखना ऊपर में आ जाता है, पता नहीं देखे होगे कि नहीं, लेकिन जनरली ये क्यों होता है, जो एक्सेस वाटर होता है ना कंक्रीट के अंदर प्रेजेंट, जो एक्सेस वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है, राइज होके ऊपर आ जाना, उसी को ब्लीडिंग बोलते हैं। एक्सेस पानी का जो कंक्रीट में है उसका ऊपर आ जाना वो ब्लीडिंग कहलाता है, ठीक है। अब ब्लीडिंग का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो ब्लीडिंग से होता यह है कि स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ कम होता है, वर्केबिलिटी तो कम हो जाएगा क्योंकि पानी ऊपर आ गया कंक्रीट का, तो वर्केबिलिटी भी कम होता है, स्ट्रेंथ भी कम होता है, ठीक है। पोरस हो जाता है कंक्रीट, इसलिए स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है। तो जितना कम ब्लीडिंग हो रहा हो उतना अच्छा हो कंक्रीट में। जब आप वाटर सीमेंट रेशियो का प्रॉपरली जितना होना चाहिए उतना रखे हो अपने कंक्रीट का, तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होता। लेकिन कोई क्या करते हैं, एक्सेस पानी एकदम ढोढुला बना देता है अपने मसाला को, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ब्लीडिंग देखने को मिलता है कंक्रीट में। खत्म हो गया ब्लीडिंग क्या होता है, ठीक है। अब लिखाऊंगा तो नहीं मैं, है ना, इतना अपने से लिख लेना, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, it is the process of rise up of the water, rise up of the excess water which is present in concrete, ठीक है। अपने वर्ड में कुछ भी लिख लेना। उसके बाद फिर देखते हैं लाइट वेट कंक्रीट क्या होता है। लाइट वेट कंक्रीट, अब ये लाइट वेट कंक्रीट मैं बता चुका हूँ, एक टेबल बताया था अगर याद होगा तो, कल के क्लास में, है ना। लाइट वेट कंक्रीट को हम लोग मतलब कंक्रीट का टाइप्स बल्क डेंसिटी के हिसाब से जब हम लोग बांटे थे, बल्क डेंसिटी के हिसाब से जब मैं कंक्रीट को बांटा था तो उसमें बोला था कि 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम रहेगा तो उसको एक्सट्रीमली लाइट वेट कंक्रीट बोलते हैं, और जब 500 से लेके 1800 केजी पर मीटर क्यूब जब बल्क डेंसिटी होगी कंक्रीट की तो उसको लाइट वेट कंक्रीट बोलते हैं। तो ये तो पहले से पता है आपको। लाइट वेट कंक्रीट के लिए 3 चीज याद रखना। एक तो बाइंडिंग मटेरियल कौन सा यूज करते हैं लाइट वेट कंक्रीट में, बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे कुछ नहीं ओपीसी का ही यूज करते हैं, ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं। दूसरा एग्रीगेट के रूप में कौन सा एग्रीगेट यूज करते हैं हम लोग लाइट वेट कंक्रीट में, तो पोरस एग्रीगेट का यूज करते हैं। पोरस या फिर हाई वर्केबल एग्रीगेट, ऐसा एग्रीगेट कौन सा होता है, एग्रीगेट जब पढ़े थे तब हम लोग पढ़े थे, ठीक है। 3 प्रकार का एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट होता है, फिर राउंड एग्रीगेट होता है, फिर फ्लैकी एग्रीगेट। तो जो राउंड एग्रीगेट होता है ना वही पोरस एग्रीगेट होता है, याद रखना। पोरस मतलब जो यूनिफॉर्म एग्रीगेट होते हैं, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं सॉइल के लेक्चर में, ठीक है ना। तो पोरस एग्रीगेट यूज किया जाता है, याद रखना। लाइट वेट कंक्रीट में पोरस एग्रीगेट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में लिख लेना राउंड शेप एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद क्या था, रेनफोर्समेंट, ठीक है। देखो जनरली हम लोग बसते हैं जब लाइट वेट कंक्रीट वैसे तो यूज नहीं करते हैं, डेली यूज के लिए हम लोग कौन सा कंक्रीट यूज करते हैं, हेवी वेट कंक्रीट यूज करते हैं, कल दिखाया था, ठीक है। लाइट वेट कंक्रीट अगर यूज कर रहे हो तो उसमें रेनफोर्समेंट करने से बचना है। रेनफोर्समेंट मतलब समझ रहे हो ना, स्टील प्रोवाइड नहीं करना है, पीसीसी के रूप में भले यूज कर लो लाइट वेट कंक्रीट का, लेकिन आरसीसी के रूप में जब यूज करोगे तो उसमें जब छड़ डालोगे, ठीक है, स्टील का, तो उसमें कोरोजन होने की संभावना रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि लाइट वेट कंक्रीट है तो पोरस रहेगा, ठीक है ना। कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी, पोरस रहेगा, वाइड्स रहेंगे, जिसके कारण उसमें कोरोजन आ जाएगा, ठीक है, स्टील में। तो ये सब चीज था, तो ये सब पूछ लेता है कि एग्रीगेट, पोरस एग्रीगेट का यूज करते हैं, ओपीसी का यूज करते हैं इसमें, उसकी बल्क डेंसिटी लाइट वेट की कितनी होती है बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है पता है, आपका खत्म होता है कंक्रीट, लेकिन एग्रीगेट का जब लेक्चर पढ़ा रहा था ना तो उस समय फाइननेस मॉडुलस टेस्ट बताया था, मैं फाइननेस टेस्ट बताया था एग्रीगेट का। उस फाइननेस टेस्ट में ना एक चीज ऐड कर लेना, बस एग्रीगेट के लेक्चर का, कंक्रीट खत्म हो चुका है यहाँ पर, जब एग्रीगेट पढ़ाया था तब की बात है। एग्रीगेट जब पढ़ाया था तब मैं एक टेस्ट बताया था, फाइननेस मॉड्यूलस टेस्ट। पहला चीज तो याद रखना, फाइननेस टेस्ट बताया था, उसके अंतर्गत में फाइननेस मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल या फिर एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का साइज या फिर मटेरियल का साइज जितना ज्यादा रहेगा
उतना ज्यादा उसका फाइनेस मॉडुलस रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बताया था ना 10 नंबर का सीयू यूज करते हैं, उसके बाद फिर 80 से लेके 150 mm तक का सीयू रहता है, छानते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या निकालते थे, क्यूमुलेटिव वेट निकालते थे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, वो सब टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं हम लोग। अभी जो छूट गया था उसको बता रहा हूँ। एक चीज तो ये याद रखना कि फाइनेस मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द पार्टिकल। मतलब कोर्सर पार्टिकल रहेगा तो ज्यादा फाइनेस मॉडुलस रहेगा। फाइनेस नहीं बोल रहा हूँ, फाइनेस मॉडुलस बोल रहा हूँ, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक चीज याद रखना, टेबल याद रखना। टेबल में कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, उसके बाद मिक्स एग्रीगेट, मिक्स एग्रीगेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मिक्स एग्रीगेट, उसके बाद फाइन एग्रीगेट। इधर देखते हैं उसका फाइननेस मॉडुलस कितना कितना होता है। फाइननेस मॉडुलस लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, अगर कोर्स एग्रीगेट है तो उसका फाइननेस मॉडुलस जो होता है 6 से लेके 8.5 होता है। फाइननेस मॉडुलस का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, मिक्स एग्रीगेट का 4.7 से लेके 7 तक होता है फाइननेस मॉडुलस। फाइन एग्रीगेट का जो होता है 2 से लेके 3.5 तक होता है। ठीक है, इसमें सेंड का याद रखना, फाइन एग्रीगेट के अंतर्गत सेंड, सेंड भी हम लोग का 3 प्रकार से, एक होता है फाइन सेंड, ठीक है, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ मीडियम सेंड, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा अपने पास कोर्स सेंड। ठीक है, कोर्स सेंड। फाइन सेंड का कितना होता है तो 2.2 से लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, 2.2 से लेके 2.6 होता है। ठीक है, मीडियम सेंड का 2.6 से 2.9 होता है, और कोर्स सेंड का 2.9 से लेके 3.2 के बीच में होता है। ठीक है, ये फाइननेस मॉडुलस होता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, या फिर इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल के लेक्चर में देखेंगे। फाइन सेंड का 2.2 से 2.6, मीडियम सेंड है तो उसका इतना, और कोर सेंड का इतना फाइननेस मॉडुलस होता है। डायरेक्ट ये टेबल को याद रखना है यार। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।